गेटिंग इट? सर लास्ट लेक्चर में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये शब्द हमने यूज किया था। कब यूज किया था? जब इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में जबरदस्त स्ट्रगल के साथ तेजी से ट्रैवल करके जाने की कोशिश कर रहा था, तब हमने ये टर्म यूज किया था। हम्म? तो what was drift velocity in a simple manner? If I want to give it a very simple shot, that what is drift velocity, then I would answer that ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये ट्रैवल करते हैं कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे, तो दे ट्रैवल बाय विटनेसिंग मल्टीपल कोलिजन्स। वो एक एटम के साथ दूसरे एटम के साथ टकरा टकरा के आगे बढ़ते हैं। एंड ऐसे टकरा टकरा के आगे बढ़ने के टाइम इनका एक एवरेज स्पीड होता है जिससे वो टकराते हुए आगे की तरफ रगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्पीड है जो ड्रिफ्ट करते हुए वो आगे बढ़ता है, इस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके कहते हैं। गेटिंग इट? एंड जनरली इट्स ऑफ द रेंज ऑफ 10⁵ के ऑर्डर में रहता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वही रेंज में आए, बट उस ऑर्डर में ये हमेशा तुमको देखने को मिलता है। गेटिंग इट? तो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहां से हमको समझा कि भाई रेजिस्टेंस एक्चुअल में आता कहां से है। गेटिंग इट? ये सब हमने सीख के बैठे थे वहां पे। तो वो वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट है ये। इसका फॉर्मूला है जो मैं आपको देना चाहूंगा, बट उसके पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। गेटिंग इट? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज अ टॉपिक जो विच इज लाइक गोइंग टू टेल यू कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना करंट जाने वाला है। गेटिंग इट? एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना करंट जाने वाला है, ये बताने वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर को हम करंट डेंसिटी जे करके लिखेंगे। ठीक है? आई होप क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब आपको समझता है गाइस। आई होप यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर अभी एक सिलिंड्रिकल वायर है, उस सिलिंड्रिकल वायर को अगर मैंने उसके लेंथ को मैंने अगर परपेंडिकुलर कट किया, लेंथ को अगर मैंने परपेंडिकुलर कट किया, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे नजर आता है, करेंगे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे नजर आता है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम यहाँ पे ए करके लिखते हैं। एंड गाइस, एक सिलिंड्रिकल वायर को कट करने पे वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग सर्कल। सर्कल। गेटिंग इट? मतलब यहाँ पे इधर पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट चालू है भाई साहब, ये पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये दोनों एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला है। आई होप सब यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं 10th, तो उम्मीद कर सकता हूं मैं कि ये पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये फॉर्मूला अपने को याद है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है? तो करंट डेंसिटी क्या बताता है ये भी याद रखना, खाली फॉर्मूला याद रख के मतलब नहीं है भाई साहब, वो क्या बताता है वो भी याद होना चाहिए। तो बेसिकली करंट डेंसिटी हमको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहे हैं। ठीक है? और इसके बेसिस पे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। Getting it? On the basis of this we define drift velocity का फॉर्मूला। ठीक है? क्या फॉर्मूला है वो भी दिखाता हूं मैं आपको। लेट मी जस्ट क्लियर इट अप, यहाँ पे जरा ये क्लियर कर दूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय BD। ओके, BD से रिप्रेजेंट करते हैं, D stands for drift. So this VD is nothing but it is J upon NE. ओके, इट इज J upon NE, और J को अगर मैंने I upon A लिखा तो दिस बिकम्स I upon NEA। तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेयर you know J is current density। okay, J is current density। N जो है ना भाई साहब, N को कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिंपल भाषा में मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है?
एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एंड ई का तो बारे में पता ही गाइस, ई क्या होता है, व्हाट इज छोटा ई गाइस, व्हाट इज छोटा ई, छोटा ई क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा साइंस में, छोटा ई क्या है, इट इज Electron. Charge on electron. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1.6 into 10 raised to minus 19. Yeah, it's it's like 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बस। तो जो हेडिंग दिया है आपने उसके नीचे ये आपको लिख के रखना है। Quite a calculation, but not a big deal. Let's try to deal with it. क्वेश्चन मत लिखो, तुमको गिवन डेटा, क्वेश्चन पढ़ता हूँ और गिवन डेटा लिख के देता हूँ, ठीक है, तुम सॉल्व करके दो मुझे, you solve and let me know what is the probable answer for it. ये स्क्रीन हटा दूं, क्लियर कर लूं स्क्रीन? Yes, sir. चलो, so क्वेश्चन है कि there is a metallic wire, एक metallic wire है, and that metallic wire is of diameter. There is some diameter given. Diameter is 0.02 meter and contains 10 to the power 28 free electrons per cubic meter. मतलब small n दिया है 10 to the power 28 electrons per cubic meter, ठीक है। Find the drift velocity for free electrons. Drift velocity ढूंढना है। Having an electric current of 100 amperes. I का वैल्यू देके रखा है 100 एम्पियर। बस इतना ही बोला है भाई साहब क्वेश्चन में। सर एक बार वापस रिपीट करो ना क्वेश्चन। Getting it? The question is like they have told कि भाई एक मेटेलिक वायर है जिसका डायमीटर कुछ दिया है, उस मेटेलिक वायर में कुछ 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स अंदर बाहर हो रहे हैं, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढूंढना है अगर 100 एम्पियर का करंट डिटेक्ट हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मुझे ढूंढना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा इसमें, अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करेगा मैं? I would literally use I upon NEA. I upon NEA. I upon NEA वाला फॉर्मूला यूज करेगा मैं, ठीक है। और ये वाले फॉर्मूले में I का वैल्यू I would substitute 100, ठीक है। थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने का, एकदम ऐसे एकदम दिल पे लेके मत करो कैलकुलेशन। N का वैल्यू 10⁻28, E का वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 एंड एरिया, हाँ एरिया, एरिया क्या रहेगा रे, एरिया क्या रहेगा जनरली? एरिया इज Pi d square up to 4. पाई डी स्क्वायर बाय Pi d by 4. 4। तो ये 3.14, ये 0.02 मतलब 2 into 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो उसका स्क्वायर 4 into 10⁻⁻4 10⁻⁻4 अपॉन 4, 4 कट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया मुझे मिलेगा 3.14 into 10⁻⁻4। अब क्या इसको सॉल्व करना है? एक सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। 1.6 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो रे जरा। 100 को 10⁻2 लिख सकता हूँ, तो ऊपर यहाँ पे 10⁻2 माइनस 28 प्लस 19 प्लस 4 द होल अपॉन, नीचे क्या नंबर आ रहा है? 3.14 into 1.6 भाई साहब 5.024। Yes, sir. 5. Yes, sir. Yes sir. 5.024, ठीक है। और ये 2 minus 28 plus 19 plus 4 कितना आ रहा है? -3। -3. ओके, 1/5 मतलब 0.2 के आसपास कुछ आंसर आएगा रे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1/5 मतलब ये 0.2 0.19 के आसपास आंसर आएगा, एंड दिस वुड बी -3 मीटर पर सेकेंड, और वी कैन कॉल इट 2 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग इट? तो आई गेस 1.9 के आसपास इसका एक प्रॉपर आंसर आएगा, क्योंकि 1/5 is 0.2, so 1/5.024 would be somewhere around 1.9 something, but we can understand and we can directly check out the answer. Fine, cool enough? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is how the questions would be on drift velocity if they
appear in the question paper. Otherwise, things are always simple. They're never a big deal to understand. Okay. Yes, sir. चलिए फिर बढ़ते हैं आगे. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें आप अपने पास ताकि हम बढ़े आगे की तरफ. क्लियरिंग ऑफ द स्क्रीन. Done, sir. ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक भी अपना डन हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस लिमिटेशन ऑल द टाइम. लास्ट लेक्चर में ही हमने बात किया कि ये जो ओम्स लॉ है भाई साहब, ये नाम के लिए ओम्स लॉ है, ये असलियत में वैलिड तो कुछ होता नहीं है. गेटिंग इट? ओम्स लॉ इज नॉट अ वैलिड थिंग. And why it is not a valid thing? Because there is a huge limitation, there is a huge parameter which cannot be ignored, and that parameter was nothing but temperature. Change in temperature. Getting it? अब ओम्स लॉ का जो मेन बेस है, मेन जो फाउंडेशन है वो है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस. तो ये जो V is equals to IR है, R is equals to V by I and R remains constant. ये ऐसा ओम्स लॉ का मेन मतलब है कि V by I resistance is always constant. बट ये बहुत ही आसानी से गलत प्रूव हो जाता है हायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज पे. लोअर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज पे ये सब मस्त चलता है, बहुत मजा आता है, देख के खुशी होता है. डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आता है. ठीक है. बट अपर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज के लिए ये वैलिड नहीं हो पाता, क्योंकि the moment I increase the voltage, current increases. Getting it? The moment I increase the voltage, current also increases. ठीक है. करंट बढ़ जाता है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, the number of electrons which are passing through the conductor, they also increase. Getting it? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है तो collisions of electrons बढ़ना शुरू हो जाएगा. collisions of electron, अगर collisions of electron बढ़ेगा तो गाइस क्या होएगा? हीट बढ़ेगा ना. फ्रिक्शन से हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली हीट इतना सफिशिएंटली बढ़ जाएगा कि थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाएगा एटम्स का, एंड ये एटम्स का थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने के वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. समझा? मतलब जो ओम्स लॉ का मेन मुद्दा था कि by resistance is supposed to be constant, that resistance is no more constant. Getting it? And that becomes the drawback of it. If we plot the graph, getting it? अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना भाई साहब इसका, तो जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, getting it? वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है भाई साहब. यहाँ पे you would see lower values तक the graph is straight line, V is proportional to I, ये लोअर वैल्यूज तक ही वैलिड है. फिर जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव हो जाता है, उसके बाद के वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं तो सिर्फ वोल्टेज बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ता है. गेटिंग इट? तो ग्राफ जो है आपका, ये ऐसा कर्व जो है फ्लैट हो जाता है. मतलब जो आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, वो आपका कर्व जो है वो ऐसे भी फ्लैट होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस करंट को बढ़ने देता नहीं है, सप्रेस करता है करंट को. Getting it? And that's what is the limitation looks like. तो जहां तक ओम्स लॉ ओबे होता है, जहां तक ओम्स लॉ फॉलो होता है, वहां तक के रीजन को हम ओहमिक रीजन कहते हैं, एंड जहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता उसको हम लोग नॉन ओहमिक रीजन करके कहते हैं. ये याद रखना. Getting it? ओहमिक रीजन में जो भी रीजन ओहमिक है, ओहमिक रीजन में उस डिवाइस को हम ओहमिक डिवाइस कहते हैं. डिवाइस विच फॉलोज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइस, और जिस रीजन में वो नहीं फॉलो करता उसको हम लोग नॉन ओहमिक डिवाइस करके कहते हैं भाई साहब. समझे? तो ये कुछ ऐसा आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है. स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये डेटा तुमको काम आएगा. ऐसा कुछ पूछेगा तो नहीं कोई एमसीक्यू, बट ये ग्राफ आइडेंटिफाई करने को तुमको आ सकता है. दे कैन डेफिनेटली ट्रिगर यू on the basis of how this graph looks like.
एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ग्राफ, इसके ऊपर लोग जरूर जोर देंगे तुम्हारे को। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एंड जनरली मटेरियल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो ये जो मटेरियल्स हमारे क्लासिफाई होते हैं ये बेसिकली मेटल्स एंड सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स में क्लासिफाई होते हैं, बिकॉज ऑल द मेटल्स आर ओहमिक मटेरियल्स। बिकॉज मेटल्स में जनरली ओम्स लॉ जो है काफी 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 ज्यादा हद तक ओबे होते हुए दिखता है। गेटिंग इट? ऑन द अदर हैंड सेमीकंडक्टर्स जो है, जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में आते हैं, इसलिए उनको हम सेमीकंडक्टर्स करके कहते हैं। आगे जाके बहुत इन डेप्थ में है वो हमको। तो सेमीकंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, गेटिंग इट? उनमें बहुत अजीबोगरीब नेचर रहता है भाई साहब, ठीक है। उसमें ओम्स लॉ का जो ग्राफ है, इट इज नॉट लीनियर, इट इज लाइक दिस, ऐसे एक एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ कर्व हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट इज द ग्राफ लुक्स लाइक। ये ग्राफ ऐसे क्यों बनता है सेमीकंडक्टर में, इसका तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। मतलब ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप 2-3 लेक्चर तो डिस्कस ही करोगे कि ऐसा क्यों बनता है और उसके बनने के पीछे राज क्या है। बट अभी फिलहाल वो राज वगैरह जानने का गरज हमको है नहीं। वो ग्राफ खाली तुम याद रखो कि भाई वो ग्राफ कैसे आता है, कहाँ से आता है, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रखो, एमसीक्यू में दिखेगा तो टिक कर देना, वक्त आने पे इसका मतलब तुमको जरूर बताया जाएगा। डन? Done, sir. ठीक है। सर